आरएसएस को ये पच नहीं पा रहा है कि कैसे एक दलित समाज का व्यक्ति ऊपर उठ रहा है। किसी गोडाउन पर कोई छापा नहीं मार पाएगा कि जाकर छापा मारे कि यहाँ पर जान रहा है कि सरसों का तेल का स्टॉक पड़ा हुआ है अडानी के गोडाउन में या अंबानी के गोडाउन में। बहुत खतरनाक स्तर पर महंगाई बढ़ रही है और हमको लूटा जाएगा और मालामाल ये होंगे अंबानी अडानी जैसे लोग। इसलिए नई गुलामी से बचने के लिए आप लोगों को अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट फिर से दे दिया तो आप समझ लीजिए आप अपने बच्चों को गुलाम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका देश के संविधान में कोई विश्वास नहीं है। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करके जो आपको सुविधाएं दी वो सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर आपको सुविधाएं दी। और एक समय ऐसा आएगा कि ये बहुत बड़ी राष्ट्रवाद के नाम पर ये संविधान को भी समाप्त करने के स्तर पर चल जाएंगे। 2022 का इलेक्शन और 2024 का इलेक्शन इस देश के लोकतंत्र को बचाने का इलेक्शन है। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। जैसे कई दिनों से चर्चा उत्तर प्रदेश में चल रही है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, प्रदेश स्तर पे परिवर्तन होने जा रहा है, मुख्यमंत्री बदलने जा रहे हैं, ये सब सूचनाएं लगातार बात की जा रही है। कल खबरें आई कि ट्विटर के अकाउंट हैंडल से, ऑफिशियल पेज से प्रधानमंत्री का चेहरा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के पेज से आउट कर दिया गया, बैनर से आउट कर दिया गया। ये सब खबरें, इन खबरों के पीछे मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा आज से 10 दिन पहले, 10 से 12 दिन पहले एक बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, संघ के सहकारवा दत्तात्रेय हसबोले, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन मंत्री सुनील बंसल के बीच में बैठक हुई कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हम हार गए पंचायत का, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 22 में ऐसी स्थिति रही तो 22 में भी हम चुनाव हार जाएंगे। उसके बाद वही तय हुआ कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जाएंगे, प्रदेश प्रभारी जाएंगे, वहां पर लोगों से बैठक की है। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई बैठक की, वैसे ही आलोचनाएं तमाम प्लेटफॉर्मों पे होने लगी कि देश कोरोना काल से जूझ रहा है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा, आईसीयू बेड्स नहीं है, और वैक्सीन सबको नहीं लग पा रही है, वैक्सीन के लिए स्लॉट्स बुक हो रहे हैं, स्लॉट्स नहीं मिल पा रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं। विभिन्न राज्यों में स्लॉट्स की कमी, और उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, संदर्भ को लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और संघ कारवा जो है बैठक कर रहे हैं। ये कितने चुनावी जीवी लोग हैं, कितने भाषण जीवी लोग हैं, कितने सत्ता जीवी लोग हैं। तो जब ये इस तरह की आलोचनाएं शुरू हुई तो इन लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा मचाया कि अगर फिर से इस तरह की बात हुई और बैठक हुई लखनऊ में तो फिर इसी तरह के आलोचनात्मक विश्लेषण शुरू हो जाएगा। इसलिए इन लोगों ने वहां पर जाते ही एक शुरू कर दिया, एक नया ड्रामा बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया, और खबरें तमाम सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पर चलने वाले न्यूज़ चैनल्स और मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज़ चैनल्स पे लगातार बातें शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, विभिन्न मंत्री हटाए जाएंगे, जबकि वहां पर बैठकर संगठन मंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी चुनाव की तैयारी करने लगे। आपको याद होगा कि सारे प्रदेश के पदाधिकारियों का और क्षेत्रों के पदाधिकारियों को बुलाकर वह बैठक हो गई, ये चुनावी तैयारी शुरू हो गई। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं उससे एक दिन पहले कल गोरखपुर क्षेत्र की बैठक यहाँ के संगठन मंत्री ने ले लिया और सबका दिमाग बैनर पे लगा दिया गया कि ट्विटर का बैनर बदल दिया गया, उसमें से प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम का फोटो गायब कर दिया गया। मेरी सूचना है, वैसे आपको भी सूचना होगी कि अब तय किया गया है कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर राज्यों के चुनाव नहीं होंगे। राज्यों के चुनाव में क्षेत्रीय, क्योंकि उससे क्या होता है कि राज्यों के जो दूसरे दल के नेता होते हैं वो पूछने लगते हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे मुख्यमंत्री बनने, और चुनाव हार जाते हैं, जैसे बंगाल में हारे, दिल्ली हारे और बाकी जगहों पर हारने की स्थिति है कि इसलिए परेशान हो गए, और इसलिए प्रधानमंत्री के चेहरे पर अब चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरे पर चुनाव नहीं होगा, जो भी चुनाव होगा अब क्षेत्रीय स्तर पर होगा। जो भी क्षेत्रीय नेता है, जहाँ पर जो क्षेत्रीय नेता है वहाँ पर वो चुनाव उनके चेहरों पर लड़ा जाएगा। वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हों, जो भी मंत्री हों, उनके नाम पर ये। लेकिन इनकी चाल देखिए कि आलोचना ना हो कि चुनावी तैयारी कर रहे हैं, इस कोरोना काल में सेवा नहीं कर रहे हैं,
इनकी नीयत ये है कि ये सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये लोग किस तरीके से लोगों का ध्यान भटकाकर दूसरी जगहों पर ले जाकर अपना काम करते रहते हैं। उसी तरह इन लोगों ने एक सिगुफा छोड़ दिया कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे और हो सकता है स्वतंत्र देव सिंह बन जाए, पिछड़ों और दलितों एक उप मुख्यमंत्री जो है वो दलित बन जाए। ये सब कवायद जो है बस वोट लेने के लिए। अगर ये केशव प्रसाद मौर्य हों या कोई दलित नेता हों भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अगर वो इतने ही हितैषी हैं दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, महादलितों के, आदिवासियों के, तो जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार जब सरकारी कंपनियों के निजीकरण कर रही है, जैसे BSNL का निजीकरण कर दिया, BPCL का निजीकरण कर दिया, रेलवे का निजीकरण कर दिया, LIC का निजीकरण की घोषणा कर दी, एक भी नेता ने, एक भी पिछड़े दलित आदिवासी नेता ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? एक शब्द उनके मुंह से नहीं किया, जबकि इन्हें पता है और आपको भी पता है कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं उसी में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर हमारे दलित समाज के लोग, हमारे पिछड़े समाज के लोग, हमारे महादलित समाज के लोग, हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग, हमारे आदिवासी समाज के लोग नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और एक मुख्य धारा में आ जाते हैं और कुछ उनके जीवन के स्तर में सुधार हो जाता है, वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाते हैं। क्योंकि अमूमन ये लोगों के पास खेत कम होता है, इनके पास संपत्तियाँ कम होती हैं गाँव में, और वो उनके लिए सहारा ये सरकारी नौकरियाँ होती हैं जिसको पाने के बाद उनके जीवन का स्तर कुछ ऊँचा होता है। तो जीवन के स्तर को ऊंचा होने से रोकने के लिए, क्योंकि RSS को ये पच नहीं रह पा रहा है कि कैसे एक दलित समाज का व्यक्ति ऊपर उठ रहा है, एक पिछड़ा व्यक्ति, एक अति पिछड़ा व्यक्ति, एक महादलित व्यक्ति, एक आदिवासी व्यक्ति पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है। इसलिए पहला रोक लगाया गया कि PhD में एनरोलमेंट कम हो गई, एडमिशन इन PhD में पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों, महादलितों की संख्या कम कर दी गई। उसके बाद प्रोफेसर जो लगेंगे वो लग ही नहीं पाएंगे जब उनकी PhD नहीं हो पाएगी। तो तमाम सीटें खाली हैं, अगर आप वेबसाइट से तमाम RTI लगा के देखें तो तमाम सीटें खाली हैं अभी भी, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के, महादलितों के, आदिवासियों के जो रिक्त पद है वो अभी भी खाली हैं, पद भरे नहीं जा रहे। दूसरी नौकरी प्राप्त होनी थी, सरकारी नौकरियों से सरकारी नौकरियों को ही कम कर दिया। यहाँ तक जो DM कार्यालय में संविदा कर्मी थे, जो नौकरियां मिलती उनको संविदा कर्मी में तब्दील कर दिया गया। जो तमाम और भी छोटी छोटी जॉब्स थी जहां पर लोग नौकरी प्राप्त कर पाते थे, वो भी जॉब छीन ली गई, वो भी खत्म कर दी गई। तो यहाँ पर क्या है, RSS का एजेंडा ये है कि क्योंकि RSS के बारे में RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार आरक्षण को लेकर बयान दिया तो उसका प्रभाव ये हुआ कि बिहार में वो हार गए। तो इन्होंने नए तरीके से आरक्षण को समाप्त करने की एक नई चाल चली है। वो चाल ये है कि नौकरी ही खत्म कर दो, सरकारी कंपनियों को ही का निजीकरण कर दो। जब सरकारी कंपनियों का निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। उसको छूने के लिए उसको संविधान में जाकर अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो रहेगा, संविधान में बना रहेगा कि सरकारी नौकरियों में ये होगा, वो होगा, आपको इतना आरक्षण मिलेगा। जबकि आरक्षण तभी मिलेगा जब सरकारी कंपनी रहेगी, जब सरकारी कंपनियों में नई नियुक्तियां होंगी तभी तो आपको आरक्षण मिलेगा। जब नियुक्ति ही नहीं होगी, जब नई नियुक्तियां ही नहीं आएंगी, जब रिक्त ही रहेगा और निजीकरण हो जाएगा, जब कंपनियां बिक जाएंगी, टाटा बिरला अंबानी कर अंबानी अडानी के हाथों में जब सारी कंपनियां बिक जाएंगी तो आपके हाथ में क्या आएगा? आपके हाथ में एक ही चीज आएगा, वो है अंबानी और अडानी की गुलामी। जैसे 3 कृषि कानूनों को लाकर अंबानी अडानी के माध्यम से वो किसानों की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, इस तरह की स्थितियों को पैदा करने वाली ये सरकार कर रही है। और आज देखिए 3 काले कानूनों में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन है, जिसको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कहते हैं, उसमें जो संशोधन कर दिया गया है, आज उसका प्रभाव शुरू हो गया दिखना। आज सरसों का तेल 200 रुपया लीटर बिक रहा है और सारा आप अगर छापा कैसे मारेंगे? जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना हुआ है, में संशोधन हो चुका है, तो अब कोई छापा भी नहीं, क्योंकि अनलिमिटेड स्टॉकिंग हो सकती है, उसमें असीमित भंडारण का उनको अधिकार मिल गया है कंपनियों का, जिसका डर था वो शुरू हो गया है। अब आपको वही दाम, जो दाम में वो बेचेंगे वो दाम आपको लेना पड़ेगा और अधिकारियों को छापा नहीं मार पाएगा किसी गोडाउन पर, किसी गोडाउन पर कोई छापा नहीं मार पाएगा कि जाकर छापा मारे कि यहाँ पर जान रहा है कि सरसों का तेल का स्टॉक पड़ा हुआ है अडानी के गोडाउन में या अंबानी के गोडाउन में या किसी के गोडाउन में, लेकिन कोई भी कर्मचारी जाकर छापा नहीं मार पाएगा क्योंकि कानून ही बदल दिया गया है। तो इसलिए मैं मांग भी करता हूँ और आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से इन 3 काले कानूनों की वापसी और खासकर जो ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन जो हुआ है उससे उसको खत्म करने की बात की जाए, अन्यथा महंगाई बहुत खतरनाक होगी,
बहुत खतरनाक स्तर पर महंगाई बढ़ रही है और हमको लूटा जाएगा और मालामाल ये होंगे अंबानी अडानी जैसे लोग। इसलिए नई गुलामी से बचने के लिए आप लोगों को अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा और खासकर दलित समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोगों को भी सोचना होगा, समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से पहले 10 बार सोचिएगा। अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट फिर से दे दिया तो आप समझ लीजिए आप अपने बच्चों को गुलाम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यानी संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका देश के संविधान में कोई विश्वास नहीं है। ये देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर आपको सुविधाएं दी, जो आपको सुविधाएं मिले, वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करके जो आपको सुविधाएं दी, वो सारी सुविधाएं छीन ली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये बहुत बड़ी राष्ट्रवाद के नाम पर ये संविधान को भी समाप्त करने के स्तर पर चल जाएंगे। 2022 का इलेक्शन और 2024 का इलेक्शन इस देश के लोकतंत्र को बचाने का इलेक्शन है। इसलिए मैं आप लोग से प्रार्थना करता हूँ, अपने दिमाग को खोलिए, विचार रखिए और सजग हो जाइए और इन लोगों को वोट इस बार नहीं देना है। नो वोट टू बीजेपी कैंपेन चलाना। धन्यवाद।